जरा सोचिए, 1922 का साल, गांधी जी जेल में हैं और असहयोग आंदोलन रुक चुका है। पूरे देश में एक अजीब सा ठहराव है। ऐसा लग रहा था कि आजादी की लड़ाई शायद रुक गई है, लेकिन नहीं। उसी खामोशी के बीच से कांग्रेस के अंदर से ही एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच जो सरकार से लड़ने का पूरा तरीका ही बदलने वाली थी। ये कहानी है स्वराज पार्टी की। तो सवाल ये था, गांधी जी जेल में थे और आंदोलन एकदम ठंडा पड़ चुका था। अब आगे क्या? क्या सड़क पर ही संघर्ष करना सही था, या फिर दुश्मन के ही घर में घुसकर, मतलब ब्रिटिश विधान परिषदों में जाकर लड़ाई लड़ी जाए? बस इसी एक सवाल ने कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया। तो चलिए, इस विवेचना में हम यही देखेंगे कि ये बंटवारा हुआ क्यों, स्वराजवादियों की रणनीति असल में थी क्या, वो कितने कामयाब हुए और फिर आखिर में उनका अंत कैसे हुआ। तो पहला सेक्शन है एक विभाजित आंदोलन। देखिए, गांधी जी के बिना कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो गई थी जहां से दो रास्ते जा रहे थे। आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग राय सामने आई। यहां पर दो गुट एकदम साफ साफ नजर आते हैं। एक तरफ थे नो चेंजर्स, जो मानते थे कि भाई हमें तो गांधी जी के रास्ते पर ही चलना है, बहिष्कार जारी रखना है। और दूसरी तरफ थे प्रो चेंजर्स, जिनका कहना था कि नहीं, अब लड़ाई का मैदान बदलने का वक्त आ गया है। उनका मानना था कि हमें चुनाव लड़कर इन परिषदों में घुसना चाहिए और सिस्टम को अंदर से खोखला करना चाहिए। और ये सिर्फ कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, अरे ये तो दिग्गजों की लड़ाई थी। एक तरफ वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे जो गांधी जी की विरासत को जस का तस बनाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे तेज तर्रार नेता जो एक नई, ज्यादा आक्रामक रणनीति चाहते थे। ये टकराव भारत की आजादी की लड़ाई की दिशा तय करने वाला था। तो अब दूसरा सेक्शन, प्रो चेंजर का दांव। जब कांग्रेस के अंदर उनकी बात नहीं मानी गई तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, चुनाव लड़ो, परिषदों में जाओ और ब्रिटिश राज की जो मशीनरी है ना, उसमें रोड़ा अटकाओ। चित्तरंजन दास का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्वराज पार्टी की पूरी आक्रामक रणनीति का समझिए सार है। उनका मकसद सिर्फ परिषदों में जाकर बैठना नहीं था ना, बल्कि हर कदम पर सरकारी कामकाज को ठप कर देना था, ताकि यह साबित हो सके कि ये ब्रिटिश सुधार बस एक दिखावा है। उनकी रणनीति को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। स्टेप 1, चुनाव जीतो और सिस्टम के अंदर घुस जाओ। स्टेप 2, अंदर पहुंचकर सरकार के हर काम में ऐसा अड़ंगा लगाओ कि वो कुछ कर ही ना पाए। और स्टेप 3, इस डेडलॉक से ये साबित करो कि ये पूरा सिस्टम बेकार है और अंग्रेजों को असली सुधार लाने के लिए मजबूर करो। सिंपल। अब तीसरा सेक्शन, स्वराजवादी एक्शन में। और जानते हैं क्या, उनकी ये रणनीति काम कर गई। सच में? चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या हासिल किया। 1923 के चुनाव के नतीजे एक धमाके की तरह थे। जरा सोचिए, स्वराजवादियों ने केंद्रीय सभा की 101 में से 42 सीटें जीत लीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अब उनके पास ब्रिटिश सरकार को सीधे चैलेंज करने के लिए एक ऑफिशियल मंच था। और परिषदों में पहुंचते ही उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि वो 1919 के कानून की खामियों की जांच करें, जुल्मी कानूनों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और सरकारी नौकरियों में भारतीयों के हक के लिए भी डटकर लड़े। उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, नहीं, उन्होंने आम आदमी की जेब का भी ख्याल रखा। कपास पर जो टैक्स लगता था वो खत्म करवाया, नमक कर कम करवाया, और तो और मजदूरों के बेहतर हालात के लिए भी आवाज उठाई। उनकी रणनीति का सबसे बड़ा सबूत वो मिला मध्य प्रांत में। वहां उन्हें मिला फुल मेजॉरिटी और उन्होंने द्वैध शासन यानी डायार्ची, इस दोहरी शासन व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया। मतलब सरकार का काम करना इतना नामुमकिन कर दिया कि मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ा। यह था सिस्टम को भीतर से तोड़ने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। अब सेक्शन 4, अपरिहार्य पतन। लेकिन स्वराज पार्टी की ये कामयाबी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द ही पार्टी बिखरने लगी। ये टाइमलाइन पार्टी के पूरे सफर को दिखाती है। 1923 में एक शानदार शुरुआत हुई, लेकिन 1926 आते आते पार्टी कमजोर पड़ने लगी और आखिर में 1930 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया तो स्वराजवादियों ने भी परिषदों को हमेशा के लिए छोड़ दिया
और वापस मुख्य आंदोलन में शामिल हो गए। 1926 के चुनाव के नतीजों ने पार्टी की कमजोरी को सबके सामने ला दिया। हाँ, केंद्र में उनकी सीटें तो लगभग उतनी ही रहीं, लेकिन यूपी और पंजाब जैसे बड़े प्रांतों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के अंदर जो दरारें थीं, वो अब साफ साफ दिखने लगी थीं। तो अब 5वां सेक्शन, परीक्षा के लिए कुछ जरूरी बातें। चलिए कुछ मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जो बहुत काम के हैं। सबसे पहले ये शब्द समझिए, द्वैध शासन या डायरची। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ पावर्स तो भारतीय मंत्रियों को दी गई थीं, लेकिन असली कंट्रोल वो तो अंग्रेजों के ही हाथ में था। स्वराजवादियों ने इसी व्यवस्था को जैम करके ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है। ये टेबल सभी जरूरी फैक्ट्स को एक जगह पर याद रखने में मदद करेगी। गठन हुआ 1923 में। मुख्य मकसद था काउंसिल्स में जाकर बाधा डालना। सबसे बड़ी कामयाबी थी डायरकी को फेल करना। और 1930 में लाहौर कांग्रेस संकल्प के बाद इसका अंत हो गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय सभा में उन्हें एमए जिन्ना का भी साथ मिला था। तो सवाल यह है कि आखिर स्वराज पार्टी का महत्व क्या था? देखिए, उन्होंने उस वक्त हिम्मत दिखाई जब पूरा आंदोलन थम सा गया था। उन्होंने लड़ाई का एक नया मैदान तैयार किया, संसद का मैदान। और सबसे बढ़कर उन्होंने उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरा जो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद पैदा हो गया था। वो एक पुल की तरह थे जिसने आंदोलन को एक नए दौर में पहुंचाया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या स्वराज पार्टी की भीतर से विनाश वाली ये जो रणनीति थी, इसने हमारे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया या कमजोर? क्या सिस्टम के अंदर से लड़ना एक सही कदम था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।